प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफी बेहतर होंगे और पढ़ाई भी आपकी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई लगातार कमेंट आप लोग कर रहे थे ना कि भैया हिंदी और इंग्लिश पर वीडियो लाइए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को भी हमें साथ में लेकर के चलना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ के साथ। तो आज का वीडियो एकदम समझ लीजिए हिंदी का एकदम बवाल वीडियो होने वाला है भाई। अब तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो ये होगा आपका हिंदी का। तो अगर आज के इस वीडियो को पूरा जो भी छात्र देख करके जाएंगे, जितने भी बच्चे मतलब इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो भाई हिंदी में ना 100 में 100 नंबर की यहां पर गारंटी आज के इस वीडियो में मैं आपकी लेने वाला हूं। तो बोलेंगे क्या क्या भैया आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए पूरा का पूरा पेपर ही यहां से आएगा, जो टॉपिक आज के इस वीडियो में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो हिंदी का समझ लो एकदम महा मैराथन क्लास ये होगा, ठीक है ना। अब तक का मतलब आपको ये भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप किसी भी चैनल पर चले जाओ जाके, ठीक है ना, देख लेना। अब तक का YouTube में सबसे बेहतरीन वीडियो होगा और ज्यादा मैं आपको अब बातें नहीं करूंगा, सिर्फ हम लोग यहां पर काम पर जो है फोकस करते हैं। आप खुद ही जान जाएंगे कि आखिरकार क्या क्या चीजें यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। और साथ ही यहां पर जो चीजें बताई जाएंगी उनका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना। तो देखो 100 नंबर का पेपर होगा हिंदी का, और 100 में भाई आपको यहां पर 100 नंबर जी हाँ लेके आएंगे। बोलेंगे हिंदी में तो आते नहीं है, बिल्कुल आते हैं मेरे भाई। आपकी थोड़ा सा राइटिंग तो अच्छी हो, आप आराम से 100 में 100 नंबर भी लेके आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं भाई, क्या क्या चीजें यहां पर आप जानेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, एक ही वीडियो में सारी चीजें मैं लेके आया हूं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर का आता है हिंदी में 12th में, तो 10 नंबर का, जिसमें गद्य और पद्य साहित्य शामिल होगा। ऑब्जेक्टिव का भी हम लोग यहां पर तैयारी करेंगे। साथ में आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश 10-10 नंबर का ये आएगा। तो भाई इसका 20 नंबर हम अभी यहां पर एकदम सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश सब कुछ बताए जाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। फिर इसके बाद जीवन परिचय, जिसमें आपका कवि का और लेखक का 5-5 नंबर का ये जीवन परिचय रहता है, जिसमें आपको पूरा यहां पर समझ सकते हैं 10 नंबर आपका ये जीवन परिचय। मैं आज की इस वीडियो में पहले वो टॉपिक बताऊंगा जो मतलब ज्यादा अच्छे नंबर के लिए पूछे जाते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े नंबर है ना, समझ सकते हैं ना, उनको ज्यादा हमें फोकस करना है। इसके बाद देखो संस्कृत में आपका गद्यांश और पद्यांश आप जानते हैं ना, श्लोक होते हैं जो, और जो चैप्टर से आपका एक पैसेज कहीं से भी पूछ लेता है, तो 7-7 नंबर का ये रहता है दोनों गद्यांश पद्यांश। तो 14 नंबर का ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, ठीक है, देख सकते हैं। व्याकरण का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे पूरा अच्छे तरीके से। रस छंद अलंकार को 2-2 नंबर लेकर चलिए, तो 6 नंबर इसका टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आता है। और आवेदन पत्र आपका 6 नंबर का, और निबंध लेखन आपका 9 नंबर का, यानी कि 15 नंबर का ये टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे अभी इसी वीडियो में। इसके बाद अपठित गद्यांश जो कि नया जुड़ा है आपका सिलेबस में, तो भाई 5 नंबर इसका ये भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद भाई कहानियों में जैसे पंचलाइट और बहादुर कहानी, तो एक आपको करनी होगी, अथवा में रहेगा, तो दोनों तो आपको करनी नहीं है। तो इसका क्या करेंगे भाई, 5 नंबर यहां पर भी आपका फिक्स होगा, है ना। तो समझ सकते हो खंड काव्य आपके जिले के अनुसार पूछा जाता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, और सारी चीजें एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज का एकदम मजेदार वीडियो है और अगले टॉपर भी आप होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, जुड़े रहिएगा आप लोग अमित भैया के साथ, लास्ट तक एग्जाम में बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने का यहाँ पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन कैसे करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्वेश्चन मतलब मैंने कह सकते हैं जो सेलेक्ट किए हैं ना, वो थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पहले शुरू में ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, और इसके बाद एक एक करके सारी चीजें होंगी। तो जो ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले 40 क्वेश्चन हम करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, और इसके बाद हम लोग और टॉपिक को करेंगे। तो आप सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और यहाँ इस 40 क्वेश्चन में आपका गद्यांश से भी क्वेश्चन रहेगा और पद्यांश से भी रहेगा, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है वही पूछे गए यहाँ पर। इसमें मैंने खुद से मतलब ये सारी चीजें तैयार करके रखी हैं आपके लिए। तो देखो, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब 4 विकल्प हैं। जैसे राजा भोज का सपना हो गया, रानी केतकी की कहानी हो गया, प्रेमवती हो गया, प्रेम सागर हो गया, जिसमें राइट आंसर आपको देखिए लगा देना है राजा भोज का सपना। यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है भाई, तो राजा भोज का सपना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और एक चीज आप लोग नोटिस करते रहिएगा, जब भी मैं आपको तैयारी कराता हूं हमेशा आपसे मैं कहता हूं, देखो, और हमारा यही रूल्स है, आप लोग सपोर्ट अगर लास्ट तक करते रहेंगे ना, बिल्कुल
बिल्कुल अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मतलब एकदम आपको सट करके चलना है, तो भाई मैं आपको एकदम टॉपर बनाऊंगा। चाहे कितने भी आपको लोग कह रहे हो कि हमारे चैनल से पढ़ लो, ये बैच खरीद लो, 1000 का बैच ले लो तो ही आप टॉपर बनोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्री की चीज़ों में भी आप लोग यहाँ पर यूट्यूब से पढ़कर भी एकदम टॉपर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी। भाई आप मेहनत तो करो, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो चलो 40 ऑब्जेक्टिव में आप स्कोर करते रहना, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है, और इससे आपका और ज़्यादा मज़ा आता है मतलब तैयारी करने में। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके सामने है, भारतेंदु युग के लेखक तो कौन कौन से आपके विकल्प है? भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र, रघुवीर साहा और यहाँ पर क्या है मैथिली शरण गुप्त। तो आपका राइट आंसर इसमें लगा लीजिए, आपका पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक है, ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरी सफलता किस विधा की रचना है? तो भाई ये क्या है? बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। तो फिर यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कर लेना आप लोग टिक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? बताओ। आवारा मसीहा किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर जी की है ना, किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की कृति है। तो कई बार मैंने इसको कराया भी है, लेकिन आप लोग इसको टिक कर लो। ये जो क्वेश्चन है ना रिपीटेड हैं, रिपीटेड का मतलब समझ रहे हैं, जो जैसे 2024 में पूछे जाते हैं, 25 में कहीं ना कहीं मतलब किसी पेपर सेट में ये रिपीट होते रहते हैं हर साल क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इनको करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो भाई क्या है? परीक्षा गुरु है, आपको पता है, लाला श्रीनिवास दास जी का, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने दिया गया है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब कह लो कि इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये। देखो ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन दी गई है यह पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, ठीक है ना। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, तो भाई निज भाषा से आप समझ गए होंगे किसका है ये, तो भाई बोलेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ठीक है ना। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। 9th की चीज़ें वैसे काफ़ी सारे बच्चों को याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने प्रताप नारायण मिश्र जी को पढ़ा है, बात नामक पाठ जो कि उनका है ना क्लास 9th में, ऐसे ही वहाँ पर आपने इनको पढ़ा होगा। तो ये आपका यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है, या बोले तो उनकी कृति का एक ये अंश दिया गया, एक लाइन दी गई है, ठीक है ना। तो यह पंक्ति उन्हीं की है। इसके बाद देखो नंबर 7 क्वेश्चन है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये क्या है भाई? विशेषता है। क्या है? विशेषता। लेकिन किस युग की विशेषता है ये आपको बताना है। भारतेंदु युग की है, द्विवेदी युग की, छायावाद, प्रगतिवाद। तो यहाँ पर आपका कौन सा है? तो छायावाद आपका राइट आंसर होगा। कौन सा भाई साहब? छायावाद। तो कर लीजिए फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, तीसरा विकल्प आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास रचना है। देखो वैदेही वनवास किसकी है? तो भाई यहाँ पर आपका देखो रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हाँ, तो ये हरिऔध की हो जाएगी, है ना, आपने पढ़ा होगा इसको। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कृति है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें, ठीक है, तीसरा विकल्प आप लोग कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन, मतलब पत्रिका बतानी है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका कौन सी है? हरिश्चंद्र पत्रिका या चंद्रिका, सॉरी हंस हो गया, कविवचन सुधा हो गया, या बाला बोधनी हो गया, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर बाला बोधनी है, जो कि स्त्री शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। तो कविवचन सुधा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा बाला बोधनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 पे कर लेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, गंगा लहरी के रचनाकार। गंगा लहरी किसकी है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए सूरदास जी, है ना, सूरदास जी की कृति नहीं, जगन्नाथ रत्नाकर आपका हो जाएगा इसमें। यहाँ पर लगाओ आप लोग फर्स्ट ऑप्शन में, इसको कर लीजिए। अगले पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन पहले इनको कर लेते हैं, फिर और टॉपिक हम लोग करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये एकदम महामैराथन क्लास है, बिल्कुल जुड़े रहना। हिंदी में आपका यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बिल्कुल 100% तैयारी आपकी कराने वाला हूँ अब, ठीक है ना। ऐसे ही क्लास आपका हिंदी में आ रहा है, और एक वीडियो अब आपका इंग्लिश के ऊपर आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बने रहना, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा,
ताकि वीडियो मिस ना हो और बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती तो गोरा बादल की कथा है ना, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर आप लगा लो गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक तो राहुल शंकरत्यायन है ना, ये आपके यात्रा वृत्तांत के ऊपर ज़्यादातर कृतियाँ इन्होंने करी है, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं, और ज़्यादातर इनकी ही कृतियाँ बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना नाटक नहीं है। देखो क्वेश्चन में हमेशा अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, ताकि मतलब ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आखिरकार प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो देखो पूछ रहा है ना कि कौन सी रचना नाटक नहीं है, तो भाई नहीं शब्द आ गया। अब देखो गरुड़ ध्वज हो गया आपका, अपना अपना भाग्य, आन का मान हो गया, राज मुकुट हो गया, तो इसमें भाई ये जो तीनों है ना ये नाटक है, ठीक है। बचा क्या, अपना अपना भाग्य, ये क्या है, नाटक नहीं है, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं शब्द पूछा है इसमें, है ना, नहीं है। अगला देखो, माटी की मूर्तें, ये कृति है ना माटी की मूर्तें के लेखक कौन है, तो माटी की मूर्तें किसकी हैं, तो भाई ये हो जाएगा आपका रामवृक्ष बेनीपुरी की। गेहूं और गुलाब हो गया, माटी की मूर्ति हो गया, गिरती दीवारें, ऐसे सब आपका यहाँ पर लगा देना है, याद रखना रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प इसमें हमारा सही है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि क्या है भाई, निबंध संग्रह है, किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर सेकंड, इसको कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 15 हो गया ना, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला था। देखो आपका लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्या, ये कुछ कृतियां हैं जिसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, आपको ये बताना है, तो राइट आंसर लगा देंगे चिदंबरा पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका चिदंबरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट 17 नंबर, श्रद्धा मनु, ये आपका देखिए पाठ आपने पढ़ा होगा जयशंकर प्रसाद जी का। श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका ये पाठ है, मतलब कि एक शीर्षक है श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का, हमारे 12th में है ना, तो कहाँ से लिया गया है, लहर, झरना, आंसू, किस कृति से है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो कामायनी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है ना, कामायनी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना कौन सी इसमें से है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा राम की शक्ति पूजा, ठीक है, इसको कर लीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ था, तो 1983, 82-83 आपका यहाँ पर सही है, ठीक है, इसको कर लेना। अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन, इंदुमती पत्रिका के प्रकाशक, इंदुमती पत्रिका के प्रकाशक कौन है, तो भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसको कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, 20 हो गए, 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा, देखो यहाँ पर कुछ समय सीमाएं दी गई हैं, तो राइट आंसर पे हमें फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो लगा लीजिए आप लोग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक के टाइम को शुक्ल युग के नाम से जाना गया है, ठीक है ना, तो यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पर समझिएगा, निम्नलिखित में से कहानी और उनके लेखक उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म कौन सा, मतलब कि इनमें से जैसे दिया गया ना, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, ये भी सही है। माधव राव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, ये इनकी कहानी है या नहीं, ऐसे ही शिव प्रसाद सिंह का जिंदगी और जोंक, ये सही है या गलत है, तो भाई यहाँ पर समझिएगा आपका जो चौथा ऑप्शन है ना ये गलत है, बाकी का सारा सही, मतलब कि इन कहानियों की जैसे रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी का है, एक टोकरी भर मिट्टी ये माधव राव सप्रे का है, लेकिन ये जो जिंदगी और जोंक ये इनका नहीं है, तो भाई ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गलत का युग्म पूछा था इसमें, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह कौन सा है, कला और संस्कृति साहित्य का श्रेय और प्रेय विचार और वितर्क तुलसी चंदन घिसे, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगाएंगे कला और संस्कृति, है ना, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह है। 24 नंबर पे आते हैं, देखिएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा, इनको प्रभाकर भी कहा गया, ठीक है ना, किसको, कन्हैयालाल मिश्र को, द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना कौन सी है इसमें से, भूले बिसरे चेहरे, क्षण बोले कण मुस्काए, धरती के फूल, या दीप जले शंख बजे, तो भाई यहाँ पर यही सही है, दीप जले और शंख बजे, ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 24 हो गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है 25 नंबर, देखिएगा वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार कौन है। देखिए वैचारिकी शोध और बोध कृति डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर लगाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है, ठीक है ना। कौन सा, वैचारिकी शोध और बोध, ये पूरी कृति, ठीक है ना। तो जितने देखिए क्वेश्चन करा रहा हूं एकदम इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन प्लीज मिस मत करना प्यारे दोस्तों। आपको मैं एकदम 100 आउट ऑफ 100 दिलाऊंगा हिंदी में। जी हाँ, हिंदी से अच्छा, हिंदी से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। और इसी में आपको लगता है कि 100 नंबर नहीं आएंगे, तो भाई आएंगे। मान लीजिए यार 1-2 नंबर इधर हो जाएगा, फिर भी हमें टारगेट तो कम से कम यार 90 प्लस का 95 प्लस का लेकर चलना है ना, ताकि हमारा स्कोर अगर इसमें अच्छा रहेगा तो अदर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, अच्छे नंबर नहीं आ पाते, तो भाई हिंदी जो होगा हमारा ये कवर कर लेगा इसको, तो भाई परसेंटेज हमारा अच्छा आएगा। समझ रहे ना मैं जो चीजें कह रहा हूं, बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित है। तो यहां पर आपका दूसरा सप्तक, ठीक है ना, दूसरा वाला, पहला 1943 में, दूसरा 1951 में और तीसरा 1959। तो दूसरा वाला में यहाँ पर सप्तक में जो है भवानी प्रसाद मिश्र का जिक्र किया गया है, या ये संबंधित थे, तो फिर आपका यही आंसर जो हो जाएगा सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, मैंने बताया छायावाद में, ठीक है ना, किसमें, छायावाद में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले पे आते हैं 28 नंबर, देखो बीती विभावरी जागरी, ये एक लाइन है, कौन सी, बीती विभावरी जागरी, ये कविता जो है जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति से है, बताया गया ना, प्रसाद जी की किस कृति से संकलित है, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर स्कंदगुप्त जैसे ये नाटक हो गया, चंद्रगुप्त ये नाटक हो गया, लहर, यहां पर ध्यान देना, लहर में आपका ये इसका जिक्र है, बीती विभावरी जागरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, नहीं शब्द आया है, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ कवियों के नाम दिए गए जिसमें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूं, गजानन माधव, मुक्तिबोध, ठीक है ना, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो यही यहां पर सही हो जाएंगे, बाकी सबको मिला है। अगले पे आते हैं, देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है। देखिएगा तो जैसे कि इंद्रधनु रौंदे हुए, ये इंद्रधनुष रौंदे हुए, ऐसा कोई घर आपने देखा नहीं, कला और बूढ़ा चांद, आंगन के पार द्वार। तो इनमें देखिएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कला और बूढ़ा चांद। ये किसकी है भाई साहब, अज्ञेय की नहीं है, यहां पर आप समझिएगा, ये आपकी अज्ञेय जी की कृति नहीं है, तो नहीं ही शब्द तो यहां पर आया। क्वेश्चन को पढ़ने में आप कभी मिस्टेक मत करना, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कृति एवं कृतिकार का एक गलत युग्म, जैसे मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन, जैसे प्रेम सागर भाई लल्लू लाल का ये है, सही है हमारा। ऐसे ही नासिक तोपाख्यान सदल मिश्र का है, ये भी सही है हमारा, मतलब कि ये कथन सही है लेकिन विकल्प यहाँ पर नहीं सही है, ध्यान समझिएगा। अगला का है चंद्र बर्नर की महिमा, किशोरी लाल गोस्वामी, क्या ये सही है, तो ये भाई साहब सही नहीं है। भाषा युग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का है। चंद्र बर्नर की महिमा, यही आपका यहाँ पर विकल्प नंबर तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। अब बोलेंगे ये कथन सही नहीं है लेकिन गलत युग्म पूछा था, तो ये गलत युग्म है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं। तो बाबू गुलाब राय किस युग के हैं, तो ये द्विवेदी युग के जो है निबंधकार हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कह रहा है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास। तो देखिएगा जैनेन्द्र कुमार जी का त्यागपत्र है ना, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार जी का है, तो यही आपका सही है। और अगर पूछ ले कभी कि मान लीजिए किस विधा की रचना है त्यागपत्र, तो आप याद रखेंगे ये उपन्यास है, ठीक है ना, तो इसी को कर लीजिए। अगले पे आते हैं, तो 34 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध संग्रह इसमें से कौन सा है। तो देखो यहाँ पर साहित्य सहचर पुनर्नवा साहित्य साधना विचार और वितर्क, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको लगाना है विचार और वितर्क में, ठीक है ना, ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, डायरी विधा की रचना नहीं है, तो इसमें देखो ज्यादा अपनी कम पराई, ये आपका एक विकल्प है। और इसके अलावा और भी यहाँ पर निठल्ले की डायरी, एक साहित्यिक डायरी, तो देखो जो आपका पहला दूसरा तीसरा ये तीनों क्या है भाई साहब, ये तीनों आपकी डायरी हैं, ठीक है ना।
और आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डायरी विधा कौन सी नहीं है, तो रोज नमाचा जो है ये डायरी विधा की रचना नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो प्रगतिवादी कवि कौन से नहीं है इनमें से, तो भाई आपका गजानन माधव मुक्तिबोध, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, तो किसने कहा है भाई, तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन या इन्हें अज्ञेय भी बोला जाता है। ठीक है ना। इन्होंने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो याद रखना। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर भाई चौथा हमारा यहां पर सही है इसमें। ठीक है ना, चौथा विकल्प। नेक्स्ट देखिए, अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है। देखो, कामायनी, लहर, आंसू, चित्राधार, तो यहाँ पर राइट आंसर से हमें मतलब, तो भाई यहाँ पर कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। क्या भाई साहब, महाकाव्य। कभी अगर क्वेश्चन पूछे आपसे तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर, और कामायनी भाई इसी में जो श्रद्धा मनु आप पढ़ रहे हैं यहीं से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्न में से दूसरा सप्तक में प्रकाशित कवि, तो इसमें से कौन से हैं भाई साहब। यहां पर जो चीजें देखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर हो गया, धर्मवीर भारती हो गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गया, नेमित चंद्र जैन हो गया, है ना, ये सब देखिए। तो इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है धर्मवीर भारती को। ठीक है ना, दूसरे सप्तक में ये सम्मिलित थे। 40 नंबर और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस कृति पर मिला था, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें आपको राइट आंसर चूज करना है, तो लोकायतन आपका सही विकल्प है। ठीक है ना। तो टोटल हमने 40 क्वेश्चन किए, और आज के इस वीडियो में जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे आपका हिंदी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट इसी प्रकार से पूरा आपको अब हैंड रिटन चीजें, बिल्कुल कंप्लीट चीजें जो है नोट्स मिल रही हैं, और यूट्यूब पर भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो सभी विषयों के लिए एकदम सीमित ऑफर है, 99 रुपए में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे पूरा, और हर चीजें रहेंगी पूरा A to Z, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और साथ में अनसॉल्व क्वेश्चन जो रहते हैं, PYQ जो होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे डेरिवेशन के साथ। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9511470534। इस नंबर पर बोल दीजिएगा भैया मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको ये सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 99 रुपये, यानी 100 रुपए के लगभग जो होता है सारा कुछ। ठीक है ना। तो अगर चाहते तो इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अब यहां से देखिए भाई साहब, ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था, आपको कहा था कि 40 करेंगे, तो 40 ऑब्जेक्टिव यहां से खत्म होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो यहाँ पर आपको जैसे कि और भी कुछ टॉपिक, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, जो भी चीज़ें हैं उनको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। और चलिए मेरे साथ आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको हिंदी में 100 में 100 नंबर दिलाऊंगा, वो मैं आपको दिला के मानूंगा। ठीक है ना। मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। आपको कम टाइम में, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी को आप फिजिक्स की तरह या केमिस्ट्री की तरह या बायोलॉजी या मैथ की तरह टाइम दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हिंदी को आप मात्र 30 मिनट पढ़ो, मैं इतना कहता हूँ। इतने में आप लोग पढ़ करके 100 में यहाँ पर 100 नंबर, या 100 में 100 नहीं लाओगे तो 95 प्लस तो पक्का गारंटी है आप ले आओगे, अगर मेरे बताए गए तरीके के अनुसार तैयारी करते हो। ठीक है। सारी चीजें को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो देखो, पहला टॉपिक ऑब्जेक्टिव वाला मैंने क्लियर कर दिया। अब भाई बात आती है गद्यांश की, जो कि 10 नंबर का आता है। देखो गद्यांश में बता दूं आपको 2 चैप्टर पढ़ने, और लेकिन कौन कौन से गद्यांश आएंगे भाई और कैसे सॉल्व करना ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो जैसे 2 चैप्टर हैं, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर गद्यांशों को हल करने का तरीका थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ, और कैसे इनके आंसर देना है, क्योंकि भाई 10 नंबर का सवाल है, और 10 नंबर अगर कट गया तो फिर वहां पर तो मिस्टेक हो जाएगी ना। तो हमारा एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। देखो गद्यांश कैसे सॉल्व करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको तैयार करना है वो जान लो। जैसे पहला एक सामने दिया गया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल को भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन, तो इसको पूरा पढ़ लेना यहां तक। ठीक है ना। अब बोलेंगे कहां से है, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। तो देखो यहां पर
ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया। आपने इसको देखो पढ़ोगे अच्छे से तो राष्ट्र, राष्ट्रीय ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन जो होंगे 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं इसके। एक क्वेश्चन जैसे पहला है जन का प्रवाह कैसा होता है, यहाँ पर देखिए बता रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है ना, तो ऐसे यहाँ पर आप एक लाइन में उत्तर दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन है सूर्य की रश्मियों का प्रवाह का प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। देखो तो यहाँ पर आप देखिए इसी में आंसर है, यहाँ पर इसको जब पढ़ेंगे तो आंसर आप दे देंगे। हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। आंसर में लिख देना सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर होता है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों का निर्माण देखो यहाँ पर आया है ना, एक शब्द देखिएगा कहीं पर मिला है, ये लास्ट में देखो उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। पूरा आप जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसीलिए 3 घंटे 15 मिनट के पेपर में 15 मिनट पूरा पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। 15 मिनट काफ़ी होता है भाई, 10 मिनट कम से कम पढ़ ही लो पेपर को, ताकि ये क्लियर हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन हमें आता है और कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो फिर जो आता है उसमें फुल कॉन्फिडेंट के साथ आप लग जाओ, एकदम उसको तोड़ मरोड़ के करके आओ। तो इसका आंसर देखिए लिखना है घाटों का निर्माण का आशय ये होता है कि मनुष्य अपने कर्मों और श्रम के द्वारा विकास के लिए नए नए पद चिन्ह छोड़ते जाए। मतलब कि ये होता है जैसे हमारी जो पीढ़ियां हैं ना, तो हमसे जो पहले रहे हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है तो हम उनको देख करके आगे बढ़ रहे हैं। और हम जब मतलब कि एक प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम जो चीज़ें हम लोग बनाएंगे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी चीज़ें करें कि मतलब मिसाल बन जाए। यही चीज़ें पद चिन्ह का मतलब ये है कि हम जो करते रहें एक अच्छा काम ही करें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको कम से कम कुछ सीख मिले। तो ये आप लोग समझ सकते हैं बाकी चीज़ें। और अगला क्वेश्चन देखो गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम तो आप लिख देंगे। मैंने बता दिया कि गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। भाई साहब आप आसानी से बता देंगे। ऐसे ही देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या यहाँ पर देख लो आप, जो ग्रीन लाइन दिख रही ना यहाँ से देखो, यहाँ जन का प्रवाह अनंत होता है और ऐसे भर देती है, ये अंडरलाइन है मतलब रेखांकित अंश है। तो इसकी व्याख्या आप देखो कर सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपने भूमि के साथ तदात्म बनाए हैं। तो क्लियर है ना, ऐसे कर देना है आपको। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखो यहाँ पर आपका एक और देखिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं गद्यांश है, जो कि इसको तैयार करना है आपको। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना। तो ये आप इसको पढ़ गए ना, भाषा और आधुनिकता चैप्टर, समझ रहे हैं, थोड़ा सा आपको हिंट्स मिल गई। तो ये आपका यहाँ से लिया गया, इसको कर लेना है। अब आप सॉल्व करने का तरीका समझ ही गए हैं, पूरा मैंने देखो आपके सामने कर दिया कि कैसे लिखना है। ये तो है नहीं कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है कि भैया कितनी लाइन में आंसर दें तब हमें पूरे नंबर मिलेंगे। नंबर आपको पूरा मिल जाता है, बस आंसर जो आप दे रहे हैं वो थोड़ा सा संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर है, आप समझ लीजिएगा। ऐसे ही आप गद्यांश की बात कर लीजिए। गद्यांश में देखो कैसे सॉल्व करना और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गद्यांश आपके लिए हैं, ठीक है। तो इसको देख लो यहाँ पर। तो 10 नंबर का ये टॉपिक हमने करा दिया और 10 नंबर का ये पूरा 20 नंबर का आता है। जैसे एक दिया गया है यहाँ पर आपके सामने मातृभूमि पर निवास, तो ये भी आपके सामने इंपॉर्टेंट है ही एक, तो इसको भी कर लेना। यहाँ पर ये जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको दोनों को आपको करना है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर गद्यांश से आप इसको पढ़ लीजिए जल्दी से, यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक करके। चलिए कर लिए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर पद्यांश पर। देखो पद्यांश आपका यहाँ पर आता है, दोनों को मिलाकर मैंने बताया कि 20 नंबर का आता है। तो एक देखिए पद्यांश आपके सामने दिया गया, इसको करते हैं। चलिए पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर कहा गया है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली सी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ऐसे कहा गया ना इसमें। ये तो पवन दूतिका चैप्टर से, मतलब कि पवन को यानी वायु को राधा जी दूतिका यानी कि संदेशा जो है उनसे भिजवा रही थी और अपनी ये सारी चीज़ें वो बता रही थी कि तू जा वहाँ पर और कृष्ण जी से ऐसा ऐसा कहना, जो चीज़ें हैं वो चैप्टर में पूरी समझाई गई हैं। तो देखो इसका हम लोग कैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये पैसे जैसे पूछ लिया जाता है और कई बार आया भी है। तो देखो इसके क्वेश्चन और आंसर को समझते हैं। 10 नंबर का टॉपिक है, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, पूरा 10 नंबर का रहेगा। जैसे पहला एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। भाई मैंने बता दिया कि राधा जो पवन जी को दूतिका बना करके, तो क्या बोलेंगे, राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण जी को क्या है संदेशा भिजवाती हैं। तो ये आपका जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कृष्ण का सौंदर्य कैसा था, उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें बताया गया है यहाँ पर क्या बताएगा भाई, मेरे प्यारे नौ जलज से कंज से नेत्र वाले, जलज यानी कि कमल के समान, नेत्र वाले, उनकी पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ियाँ आप जानते हैं कैसी होती है, कमल का जो फूल होता है आपने देखा होगा। तो यहाँ पर तुलना करी गई है और यहाँ पर सुंदरता भाई कृष्ण जी की बताई गई। तो देखो कैसे बताया गया, इसकी व्याख्या हम करें कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसी नेत्र वाले होंगे। ये जो है राधा जी जो है कृष्ण जी पवन को समझा रही हैं, वायु को, कि तू जा और ऐसे ऐसे वो होंगे, मतलब उनका परिचय दे रहे कि ऐसे दिखने में होंगे और उनको जाकर के ये चीज़ें सुना देना, बता देना। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। देखिए राधा की मनोदशा कैसी थी, तो भाई वो अंदर से दुखी थी, है ना, वियोग में थी, दुख में थी। तो देखो इसकी आंसर आप कैसे लिखेंगे, राधा पवन से कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के या कृष्ण जी के वियोग में रो रो करके पागल हो गई हूँ, मेरी विरह दशा तू उन्हें सुना देना। तो यहाँ पर बताया गया ना, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो ये आपका मतलब राधा जी का मनोदशा बताई गई इसमें। ठीक है ना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम तो देख सकते हैं आपके सामने भाई, पवन दूती का शीर्षक हो गया और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है ना, ये पाठ इनके द्वारा रचित है। तो ये आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 4 हुए ना, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। एक क्वेश्चन जो कि आपका हमेशा पूछता है भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या के लिए देख सकते हैं, राधा पवन से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए, वहां से ना कोई संदेशा भिजवाया। लेकिन व्याख्या कहाँ की गई है, तो देखिए शुरू की लाइनों की, जो आपको रेड लाइन दिख रही ना, ये अंडरलाइन है, दिखाया गया है, इनकी व्याख्या करी गई है, जो कि आपको ऐसे कर देनी है, आपके सामने है। तो भाई वीडियो को रोक करके भी आप देख लिया करो, ताकि सारी चीजें मैं पढ़ता रहूंगा तो फिर और भी ज्यादा टाइम आपका लगता जाएगा। ठीक है ना। तो इसको कर लेना है। आप इसके अलावा यहाँ पर कुछ और आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश, जैसे कि यहाँ पर एक ये हो गया, अशोक के फूल, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर है, इसको कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप जो है पद्यांश में, ये तो मैंने बता दिया एक, तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो देख सकते हैं इसमें जो कैकेयी का अनुताप चैप्टर है हमारा, मैथिली सेनगुप्त जी का कैकेयी का अनुताप है ना। तो यहाँ पर कैकेयी जी स्वयं को कोस रही हैं, मतलब समझ रहे हैं, पश्चाताप करने जिसे आप बोलते हैं, तो स्वयं को कोस रही हैं और कह रहे हैं कि अब दुनिया वाले या संसार के लोग यही कहेंगे कि अभी तक लोग ये कहते आ रहे थे कि भाई माता कुमाता हो सकती है, माता न कुमाता, मतलब माता कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। लेकिन अब सब यही लोग कहेंगे कि हाय विरुद्ध विधाता, मतलब जस्ट उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया, पुत्र पुत्र ही रहे, मतलब पुत्र तो बिल्कुल पुत्र के ही समान है, लेकिन माता क्या होगी, कुमाता होगी, क्योंकि उन्होंने श्री राम को वनवास दे दिया था। ठीक है, तो अपने आप को कोस रही हैं। बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा, मतलब मैंने क्या है, बाह्य गात्र ही देखा, बाहर का ही मन देखा, मृदुल दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। ठीक है ना, मतलब अंदर से उनको नहीं पहचाना। तो मतलब ये पश्चाताप के आंसू उनके जो है निकल रहे थे, अनुताप कर रही थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया काफी महत्वपूर्ण है, ये वाला पैसेज कर लेना इसको। ठीक है, बाकी देखो मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया, और आने वाले टाइम पर ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो आपको करा रहा हूँ, और भी इनके टॉपिक मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हिंट्स के तौर पर इसको लेना, जो चीजें आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी, अगर ये करके जाओगे तो हिंदी में कभी आपको कोई फेल नहीं कर सकता, चाहे बोर्ड का कितना भी बड़ा टीचर कोई भी आ जाए। मैं ये पूरी दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी कॉपी चेक कर ले, आपका 1 नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, और पास होने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो यार आप सिर्फ वीडियो देखकर चले जाओ, पास तो मतलब बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल कोई फेल नहीं कर सकता। और ये हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो फिर आप लोग मेरे साथ मेहनत करो। ठीक है, तो इसको कर लेना। इसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर एक और आपको तैयार करना है, जो कि यहाँ पर है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को बिदु के पास, और वह मुख पर मृद मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, और उनकी एक किरण अलमान।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। या तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जो कि मैं बताया हूँ आपको, 100 रुपये में आपको पूरा का पूरा नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और इसमें ऑल सब्जेक्ट यानी कि जो आपके सामने दिएगा नए सब्जेक्ट सभी का मात्र 99 रुपये में आपको ये पूरा का पूरा नोट्स ऐसे हैंड रिटन मिल जाएगा। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखो अगले टॉपिक आपके यहाँ से गद्यांश पद्यांश तो समाप्त हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, गद्यांश देख लिए, पद्यांश देख लिए, अब स्टार्ट होता है भाई जीवन परिचय। बोले कि भैया जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके सामने लेकर आ चुका हूं मैं, और ये भाई साहब लेखक जीवन परिचय है, अभी कभी कभी बात करेंगे। तो ये आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, देखो कैसे लिखा गया है, यहाँ पर पूरा आपके सामने है, क्योंकि भाई इसकी शब्द सीमा होती है 80 से 100 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का रहता है, और साहित्यिक परिचय देना होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो 10th में आप लिखते चले आ रहे हैं वही लिख के चले आना है, 12th में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना है, ठीक है। तो देखो हेडिंग डाल देंगे, पहले तो जीवन परिचय देना है, साहित्यिक परिचय भी हम लोग लिखेंगे। तो देखो जीवन परिचय में थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, जैसे यहाँ पर है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। ये इनका जन्म का टाइम हो गया। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बोल सकते हैं, ठीक है ना, की उपाधि प्राप्त की। और 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित किया। 1979 को रोग से पीड़ित होने के कारण ये इनका देहावसान या इनका निधन हो गया। ये परिचय हो गया। साहित्यिक परिचय में देख लो कैसे लिखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के क्षेत्र में जो है निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में अपनी भाषा का इस्तेमाल करना, ठीक है। मतलब मैं हमेशा से आपसे कहता रहा हूँ कि बुक के चक्कर में मत रहा करो, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज का जितना यूज करेंगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी माने जाते थे, है ना। इनकी रचनाओं में नवीनतम एवं प्राचीनतम समन्वय भी मिले हैं। और बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, देखो रचनाओं में आप इनका जैसे निबंध संग्रह की बात कर लो, अशोक के फूल, आलोक पर्व हो गया। आलोचना की बात कर लो, सूरदास कबीरदास साहित्य सहचर हो गया। उपन्यास की बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया, पुनर्नवा, ये सब क्या है इनके उपन्यास हैं। तो ऐसे क्या करना है आपको, इतना ही शॉर्ट लिखना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लिखना है। इतना लिखने पर आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि भाई उसका एक शब्द सीमा तो निर्धारित है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जीवन परिचय तो आप लिखते चले जाओ 4-5 पेज, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। टाइम बचा करके चीजों को ध्यान में रख करके चीजों को करना। तो भाई ये हो गया हमारा क्या, लेखक जीवन परिचय। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि जीवन परिचय की भी बात कर लेते हैं। तो आगे आपके सामने देखो कवि का जीवन परिचय। जैसे हम लोग इसमें बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। इनको बोला जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। तो इनको भी वैसे ही करना है भाई, इसकी भी शब्द सीमा आपको वैसे ही 5 नंबर में उतना ही रहेगा। तो देखो इनका जीवन परिचय। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। ये आपका इनका जन्म का स्थान हो गया, और जन्म का टाइम भी आपका हाईलाइट है, देखो समझ सकते हो। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उसके पश्चात म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के आह्वान यानी कि बुलावे पर, क्योंकि भाई उस समय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी। मतलब बोले तो गांधी जी जो है ना, लगातार कई सारे जो लीडर हैं हमारे वो प्रयास कर रहे थे, और उस टाइम पर ये उनके बुलावे पर, गांधी जी के बुलावे पर वो चले गए थे, कॉलेज छोड़ दिया था। तो कॉलेज जब छोड़ दिया फिर देखिए उन्होंने स्वाध्याय से मतलब स्वयं से अधिक से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया, और साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का निधन 1977 ईस्वी को हो गया था। साहित्यिक परिचय देखो कैसे है। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे, 7 साल के जब थे, ठीक है ना। और आज के टाइम पर 7 साल पे क्या होता है भाई, बच्चे गेम खेलते हैं, देखना। तो इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात इन्होंने क्या किया, पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ, और उनसे प्रभावित होकर यानी कि उनको कार्यों को उनके देख करके 1961 में पद्म भूषण से सम्मान इनको मिला था, पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको अभी कराया भी है, ठीक है। तो ये आपका देखिए कवि और लेखक जीवन परिचय इस प्रकार से हो गया, साहित्यिक परिचय। और इनकी जो कृतियों की बात कर लेते हैं, तो कृतियों में देखो कैसे लिखना है। इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्ति करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये एक पॉइंट है, याद कर लेना, ठीक है।
और प्रमुख रचनाओं की बात कर लो भाई साहब, देखो पल्लव हो गया, गुंजन, लोकायतन, बीड़ा ग्रंथि, ये सब इनकी क्या है, कुछ रचनाएं हैं, है ना। इतना कर देंगे तो आपके लिए पर्याप्त है, 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से हम बात करते हैं कहानी की, जैसे कि मैंने बताया कि पंचलाइट हो गया और एक बहादुर कहानी। तो पंचलाइट वैसे फिक्स है भाई साहब, 100% आना ही आना है। तो देखो कैसे लिखना है, अगर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है तो कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बताया हमेशा से मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस दे करके चलता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ टीचर की तरह बिहेव करो, आप मेरे साथ बिल्कुल अपने बड़े भाई की साथ तरह बिहेवियर करो, ठीक है ना। क्योंकि भाई आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एज में बड़ा हूं मैं, और मैं आपको एकदम आपने छोटे बड़े भाई बहन की तरह ही मानता हूं। तो हमेशा आपकी अच्छाई के लिए ही चीज़ों को मैं जो है लाता हूं। कभी ऐसा मैंने नहीं किया कि मैं जो है बहुत बड़ा टीचर हो गया या कुछ ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोचता। हमेशा मैं आपसे एकदम कनेक्ट रहना चाहता हूं, और हमेशा आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करिए, उसके ऊपर पूरा का पूरा आपका सोल्यूशन आएगा, रिप्लाई मिलेगा, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, ठीक है ना। तो पूरा एक्सपीरियंस के साथ, देखिए 3 से 4 साल का जो भी एक्सपीरियंस है आपके साथ, मैं यही कहता हूं कि अगर ऐसे ऐसे करते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से करने पर सफलता जरूर मिलेगी। और जो आपका एक लक्ष्य है ना, जो भी आपका टारगेट है कि मुझे इतना नंबर चाहिए या इतना टारगेट मुझे लाना है, वो आराम से आएगा। और भाई जो बच्चे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं वो तो सिर्फ वीडियो को देखो यार, पास हो जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं यहाँ पर हवाई वाली बातें नहीं करता कि ये पेपर पढ़ लो, ये कर लो तो यही आ जाएगा। मैं टॉपिक पे बातें करता हूँ, ठीक है। और आप जाकर चैनल पर देख लीजिएगा विजिट करके, हमेशा आपको टॉपिक ही पढ़ाया हूँ। कभी मैंने फर्जी चीज़ें यहाँ पर नहीं रखी हैं कि आप ये पेपर पढ़ लो तो यही 2025 में आ जाएगा। भाई साहब आप ये बताओ, पेपर कोई कैसे दे सकता है? क्या किसी का रिलेशन का वहाँ बैठा है क्या पेपर बनाने के लिए, तो वो पेपर दे देगा तो यही पढ़ के पास हो जाओगे? टॉपिक पे यार पढ़ो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो आप, ठीक है। तो चलो फिर हम टॉपिक पे आते हैं। भाई पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखना। देखो वैसे ये कहानी जो है ना बहुत बड़ी है, मतलब अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, वो 2-3 पेज 4 पेज 5 पेज खींचते चले जाएंगे, लेकिन हमें शॉर्ट में लिखना है क्योंकि भाई टाइम कम है और नंबर ज़्यादा आपको लाने हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ। पंचलाइट रेणु फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, इनके द्वारा लिखित है। तो पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है, यानी कि गांव का जीवन दिखाया गया इसमें। पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स, यानी कि लालटेन जिसे बोला जाता है, आप शायद जानते भी होंगे। मतलब अब नए नए जो जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं उनको नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम पर भाई अभी अगर बात करें 2010 से पहले की तो लालटेन होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही जो है पेट्रोमैक्स या पंचलाइट को ही लालटेन बोलते हैं। गाँव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले पर एक पेट्रोमैक्स यानी कि लालटेन खरीदा। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे, यानी कि पंचलाइट बोलते थे, ठीक है ना, लालटेन को। अब प्रश्न ये आया सामने कि भाई इसे जलाएगा कौन, क्योंकि ले लिए हमारे शौक के, अब उनको जलाना आता नहीं है। तो भाई अब प्रॉब्लम आ गई ना, क्योंकि वहां पर कोई पढ़ा लिखा नहीं था लोग, है ना। इतना मतलब समझ लीजिए बहुत ही नीचे स्तर से दिखाया गया है गाँव की कहानी को, ठीक है ना। और आज के टाइम पर तो ऐसा नहीं है, गाँव में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं। हम ही अगर बात करें अपनी तो हम ही देखिए गांव से हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे गांव से होंगे। एक बार कमेंट करिएगा क्या आप लोग गांव से हैं या नहीं, ठीक है। तो और यहाँ पर चीज़ों को आप समझते रहे हैं और समझते जाएंगे आगे जैसे जैसे चीज़ें, और मेरे साथ टाइम आपका बीतता जाएगा। तो देखो ये हो गया। इसके बाद केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता, उन मतलब गांव वालों की टोली में एक लड़का था जिसका नाम था गोधन, वो पंचलाइट जलाना जानता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती, देखो गुलरी काकी की बेटी, लेकिन गोधन क्या था, थोड़ा सा उसको जो है समाज से निकाल दिया गया था। अब कहानी जब आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि भाई टाइम कम रहेगा और कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। तो गुलरी काकी की बेटी जो कि मुनरी था, उसको पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तो उसे बुलाया गया। अब यहाँ पर स्टोरी और भी लंबी है, लेकिन डायरेक्ट हमने यहाँ पर बुलाया गया, क्यों लिखा, क्योंकि शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, समझ रहे हैं। ने पंचलाइट जला दिया और फिर गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी गई या कर दी जाती हैं, और इसे समाज में पुनः से रख लिया गया। और पूरी महातो टोली के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और भजन कीर्तन फिर पुनः से शुरू हो जाते हैं। तो अर्थात इस कहानी का भाई साहब उद्देश्य क्या है, इसमें लिखने का जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस कहानी को लिखा, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि भाई उद्देश्य आपको बताना पड़ेगा। देखो कहानी का उद्देश्य या पर्पस बोले तो क्या है, तो कहानी का प्रमुख उद्देश्य यही है कि गांव की जो समाज है ना,
ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास या रूढ़िग्रस्तता आदि का जो चित्र है वो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहानी का यही उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपका देखो इतना लिखने पर भाई 80 शब्द सीमा में लिखना, तो 80 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, मतलब 100 के लगभग आपको लिख देना है। तो इतना लिखने का पूरा 5 नंबर आपके सामने एकदम एग्जामिनर जो है ना दे के जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। इसके बाद आपका आता है देखो खंड काव्य। क्या आता है भाई साहब? खंड काव्य। तो देखो यहाँ पर जो चीज़ें ये टॉपिक थे ना, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, जो कि आपके सामने इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कराया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपको तैयार करना है। कवियों में आपको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, इनको दोनों को तैयार करना है। सूर्यकांत पाठी, निराला जी का मैंने करा ही दिया। ऐसे ही सुपेंद्रानंद पंत जी का। ऐसे ही पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पंचलाइट कहानी का बता दिया। इनको आपको कर लेना है। अब देखो इसके बाद आपको खंड काव्य की बात मैं बताता हूँ। खंड काव्य देखिए आपके जिले में जो आता है वो आप एक बार क्या करिएगा, अपने स्कूल के जो हमारे टीचर होते हैं ना, जो आपको हिंदी पढ़ा रहे हों, उनसे एक बार पूछना कि सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें हमारा कौन सा खंड काव्य आता है। और एक बार आप इसी वीडियो में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में बताइएगा प्लीज़, है ना, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, वो कहाँ से हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपको आपके टीचर नहीं बताते हैं, ठीक है, मतलब आपको नहीं बताते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आता है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जो है वो भी करा दूंगा, है ना, मतलब बता दूंगा एक वीडियो बनाकर प्रॉपर तरीके से। जितने भी खंड काव्य हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता दिया जाएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट में आपका ये आता है, तो आप उसको कर लीजिएगा। अब जैसे कि श्रवण कुमार खंड काव्य है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये पूछा जाता है, तो इसको कैसे लिखना देखिए पूरा आपके सामने ऐसे ही लिख करके मैं बता दूंगा आपके डिस्ट्रिक्ट का एक करके। हो सकता है मुझे थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी भाई साहब, देखो इतनी चीज़ें लिखना पड़ता है। अब आप ही समझो, इतना मतलब व्हाइट पेज पर समझ सकते हैं, पूरा एकदम प्लेन पेपर है ना, और इस पे इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में, देखो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, और आपको भाई साहब इतना अच्छा लिखना है तभी नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो मेहनत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, और आपके लिए मैं ये सारी मेहनत करने के लिए तो रेडी हूँ, एकदम करता भी हूँ, बस आप सपोर्ट नहीं अभी कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट बना देंगे ना अपना, तो यार थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन जो है ना हो जाएगा कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करिए। अब यहाँ पर कैसे लिखा गया आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि जो आपका श्रवण कुमार खंड काव्य है, ये डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा लिखित एक पौराणिक, प्रेरणादायक एवं भाव प्रधान खंड काव्य है। तो इसको हम देखिए यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिनका यहाँ पर ये पूछा नहीं जाता, बोलेंगे भैया हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बताएंगे नहीं। ये बता रहे हैं कि आपको ऐसे जो है इसको लिखना है, कोई भी खंड काव्य आपके सामने आता है ऐसे करके, ठीक है ना, पूरा का पूरा देखो हेडिंग वाइज सारी चीजें। और रेड पेन का आप यूज मत करेंगे, मतलब ब्लैक और ब्लू दो ही कलर का यूज करना है कॉपी पर, इसके अलावा कोई कलर का पेन यूज आपको नहीं करना। तो ये टॉपिक खत्म। अब यहां से भाई स्टार्ट होगा आपका संस्कृत। संस्कृत में देखिएगा क्या क्या चीजें आपकी पूछी जाती हैं। तो भाई इसमें गद्यांश और पद्यांश दो टॉपिक आते हैं, समझ रहे ना, मतलब श्लोक आता है और एक आपका जो गद्यांश होता है वो भी पूछा जाता है। तो जैसे कि आपके सामने 5 श्लोक यहां पर मैं बताने वाला हूं, और इन 5 में से पक्का आपका एक फंस जाएगा, समझ रहे हैं, तो इसमें से जरूर करके जाना। जैसे कि आपके सामने ये हैं और इनका अर्थ भी आपको बताने वाला हूँ। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चामूर्खणाम निद्रा कलहेन। व पहला श्लोक आपके सामने, जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूरिते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्चा धनश्चा, ये दूसरा हो गया। उदयति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति संपत्त्यो चा विपत्त्यो चा महात्म्य क्रूरता। ऐसे ही विद्या विवाद धनम मदा शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस साधु विपरीत में तक ज्ञानाय ज्ञानाचार दानाचार रक्षणाय, ये हो गया। ऐसे ही 5वां, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतासी कोनु विज्ञातु महरति। ये 5 श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे भाई इसका 7 नंबर जो होता है वो कैसे मिलता है। तो देखो जो 7 नंबर होगा उसमें आपसे पूछेगा भाई 2 नंबर का, पहली बात तो संदर्भ, और 5 नंबर का आपका रहेगा हिंदी अनुवाद। तो 2 + 5 यानी कि 7 नंबर तब आपको मिलते हैं। तो इन सभी का जितने मैं बताया हूं सभी का संदर्भ एक ही होगा। कैसे संदर्भ आपका एक ही इसलिए होगा क्योंकि एक चैप्टर से है, ऐसे लिखना है।
2 नंबर इसका मिलता है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। ये पाठ का नाम है, ठीक है। तो ये 2 नंबर फिक्स हो गया। बोलेंगे भैया 5 नंबर कैसे मिलेगा? तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं। पहला वाला श्लोक है, कह रहा ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छते धीमताम व्यसनेन चा मूर्ख्याणाम निद्रया कलहेन वा। तो भाई इसका आप कैसे लिखेंगे हिंदी अनुवाद देख लो एक बार और स्क्रीनशॉट करते जाना। तो यहाँ पर देखिए काव्य शास्त्र विनोद मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, कह रहा ना यहाँ पर विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धीमताम लोग होते हैं, उनका जो टाइम होता है वो कैसे में जाता है? तो काव्य शास्त्रों की चर्चा करने में बीतता है। वहीं पर अगर हम बात करें मूर्खाणाम यानी कि मूर्ख व्यक्तियों की, उनका टाइम किस पे जाता है? तो व्यसन में, निद्रा यानी सोने में, कलह ने लड़ाई झगड़ा में। तो देख सकते हैं इसका आपको अर्थ इस प्रकार से लिख देना। ऐसे ही 2 नंबर जल बिंदु निपाते वाले में, तो इसका देख सकते हैं यहाँ पर, इनका एक बार आप लिख लीजिएगा, या तो मैं PDF जो प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आप ले लीजिएगा और ये पूरा का पूरा अर्थ आपके सामने देखिए पूरा लिख करके बताएगा। और मैं इनका देखिए ऐसा नहीं कि मैं टाइम आपका खींच सकता था, इसी में आपको मैं पढ़ के सारी चीज़ें बताऊंगा तो ये 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। लेकिन फिर यार उतना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, आप जानते हैं, लगातार इतना ज़्यादा पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इनका आप लोग देखिए PDF मैं आपको प्रोवाइड करा भी दूंगा, वैसे वरना आप थोड़ा सा मेहनत कर लेना, इनको अच्छे से आपकी बुक में भी होगा तो इनको टेक करके आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। बाकी आपको अगर PDF से तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इससे अच्छा ऑफर आपको पूरे यूट्यूब पर या पूरे यूपी बोर्ड में कोई नहीं देगा 99 रुपये में। और मैं ये चैलेंज एकदम दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है, जितना चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो बाकी आप लोग करते रहिएगा। बाकी ये आपके 5 जो श्लोक हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो 7 नंबर यहां से फिक्स हो जाएगा अगर इतना आप लोग पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा 7 नंबर का आपका गद्यांश की। गद्यांशों में देखो संस्कृत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं वो थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान समझिएगा। जैसे एक आपके सामने दिया गया है, धन्यो अयम, यहां पर पढ़िए, धन्यो अयम भारत देशः यत्र सम्मूलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु आस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्न चावर्तते इयमेव भाषा संस्कृति नाम्नापि लोके प्रतिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत वैदिक ऐतिहासिक ग्रंथा 4 वेदा सर्व उपनिषद 18 पुराणानि। भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पैसेज है, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका संदर्भ देखो आपके सामने लिखा गया, कहाँ से लिया गया, कैसे लिखना है। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के कौन से पाठ से है? तो संस्कृत भाषा महत्वम चैप्टर से है। इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं एक आपका पक्का इस चैप्टर से आएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी अनुवाद की। देखो अनुवाद कैसे करना है, जैसे कह रहा है धन्यो अयम मतलब धन्य है यह, अयम मतलब होता है यह, और धन्यो मतलब धन्य। भारत देश के बारे में बता, यह तो मतलब जहाँ, सब मूल सत्य जनमानस, यानी कि आपको इसको लिखना है कि धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, बोला ना, पावन भाव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती, यानी कि शब्दों को, अनेक प्रकार के शब्दों को जन्म देने वाली या भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों को समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान। भाई पाठ का नाम ही है संस्कृत भाषा महत्वम, तो भाई संस्कृत के महत्व के बारे में ही पूरा का पूरा बताया गया। और इसका कर लो आप लोग स्क्रीनशॉट, क्योंकि पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। पूरा देखिए क्लियर है, कहीं पर ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा भी है, तो आप एक बार इसको पढ़ भी सकते हैं वीडियो को रोक करके, है ना। हो गया, चलिए इसको कर लेना। एक और इसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सामने ये है, इसको इसी चैप्टर से, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा करना है। और देख सकते हैं संस्कृत से साहित्य सरसम व्याकरण चा सुनिश्चितम तस्य गद्य पदे चालालित भावभूत सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य चा वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादस्य सत्परिणाम संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंदित मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। इसका संदर्भ आपके सामने है, देख सकते हैं, और इसका अनुवाद हिंदी का ये आपके सामने है, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। क्लियर ना। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। अब बात करते हैं भाई साहब, एक नया टॉपिक जुड़ा है अपठित गद्यांश। देखो
अपठित गद्यांश को कैसे करना है भाई, ये तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसका कोई क्लियर नहीं है कि ये कहाँ से आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, कोई यूट्यूब पर नहीं बता सकता कि ये कहाँ से आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल कहीं से भी इसको पूछा जा सकता है। तो जैसे कि दिया गया कि आज से लगभग 600 साल पूर्व संत कबीर ने सांप्रदायिकता की जिस समस्या की ओर ध्यान दिलाया वह आज भी, तो इसको पढ़ लेना। बाकी क्वेश्चन आंसर 5 नंबर का रहेगा, तो देखो 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे लगभग। जैसे एक क्वेश्चन है ना, गद्यांश के उपयुक्त तो गद्यांश का शीर्षक, एक शीर्षक पूछ लेगा कि आखिरकार जो हमारा अपठित गद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, सॉरी लिया गया नहीं, इसमें क्या समझाया गया, इसका शीर्षक क्या है, मेन टाइटल क्या है, ये पूछ सकता है। जैसे कि इसमें बताया गया तो इसका शीर्षक हो जाएगा सांप्रदायिकता के बारे में बताया गया है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि कबीर 600 साल बाद भी प्रासंगिक लगते हैं। तो 600 साल बाद भी कबीर एक प्रासंगिक लगते हैं, लगने का कारण यह है कि सांप्रदायिकता की समस्या कबीर ने 600 साल पहले ही समाज का ध्यान खींच लिया था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, तो इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। ये होता अपठित गद्यांश, एक वीडियो आपका प्रॉपर आ जाएगा जिसमें अपठित गद्यांश सॉल्व करने का तरीका बता दिया जाएगा। अब यहां पर इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो टूट पड़ने वाला है भाई रस छंद अलंकार के ऊपर। 6 नंबर का रहेगा ये टॉपिक, ठीक है, काव्य संदर्भ, जिसमें आपका रस छंद और अलंकार। तो देखो पहले रस की बात कर लेते हैं। श्रृंगार रस, हास रस, वीर रस, परिभाषा और उदाहरण के साथ करना है इनको, ठीक है ना। 2 नंबर का ये रहेगा टॉपिक। ऐसे ही बात कर लेते हैं अलंकार की। अलंकार में कौन कौन से करने हैं, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 जो है इससे इंपॉर्टेंट, इनका भी परिभाषा और उदाहरण 1-1 नंबर के रहेंगे। मतलब 2 नंबर तभी मिलेगा जब परिभाषा और उदाहरण पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। छंद की बात कर लेते हैं। छंद में देखिए दोहा हो गया, सोरठा हो गया, रोला हो गया। तो परिभाषा और उदाहरण स्पष्टीकरण भी आप दे सकते हैं अगर इच्छा है, बाकी अगर नहीं है, आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा। तो ये 3 टॉपिक देखिए पूरा का पूरा, और जितना मैं बता रहा हूँ इस पेज के अंतर्गत, ये पेज समझ लो, आप समझ लो कि ये जो पेज है आपके सामने 6 नंबर का पेज है, ठीक है ना। इतना पढ़ के चले जाना, पूरा 200% की गारंटी है कि आपका कहीं भी 1 नंबर नहीं कटेगा, एक पेज से पूरा 6 नंबर। तो इतना तो आप कर सकते हो, है ना। अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे तो मैं आपको फर्जी आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, ठीक है ना। बाकी हाँ, जितना बता रहा हूँ इतना पढ़ के जाना, फिर मत कहना कि भैया आपके बताए हुए हमने पढ़े थे, और आप गलती कर दो कि आप पूरा पढ़ के मत जाओ, एक टॉपिक पढ़ लो। तो एक टॉपिक के भरोसे मत रहना, जितना बताया जाए उतना पढ़ना, ठीक है। तो ये क्लियर है, रस छंद अलंकार वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भाई आपका आने वाला है लास्ट टॉपिक, जो कि है आवेदन पत्र और निबंध लेखन, ठीक है। तो चलो आवेदन पत्र कैसे लिखना है और निबंध कैसे लिखना है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आवेदन और निबंध हैं, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का ये टॉपिक है आवेदन पत्र, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो आपका पहला जो होने वाला है, देखिएगा, अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। इसको हम अभी लिख कर आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे लिखना है। देखिए साफ सफाई से रिलेटेड है ना, उत्पन्न प्रदूषण या सफाई जो भी है उसी से रिलेटेड। तो देखो कैसे लिखना है, यहाँ पर पूरा प्रारूप है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया प्रारूप बनाकर एक बार दे दीजिए, ताकि हमें ये पता लग सके कि हाँ आखिर कैसे लिखना है कॉपी पर। क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम देख रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग बता रहे हैं ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कन्फ्यूज हो जाते हैं, सबका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो देखो यार, तरीके भले अलग हैं, लेकिन मैं बता दूं ना, आपको सिंपल ट्रिक अप्लाई करना है, जो कि मैं बता रहा हूं कैसे। तो हमेशा एक चीज दिखी जाती है जो आवेदन पत्र होता है, उसमें कॉमा हो गया, लाइन आप कितना छोड़े हैं, गैप कितना देकर लिखे हैं, कैसे कहाँ से लिखना शुरू किए हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, आप जो है एग्जामिनर को दिखाने के लिख रहे हैं। तो देखो जैसे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी है ना, स्वास्थ्य अधिकारी के बारे में लिखेंगे, सफाई संबंधित, प्रदूषण संबंधित, नगर निगम चित्रकूट प्रयागराज, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप डाल सकते हैं अपना एड्रेस, ठीक है। विषय आपको हमेशा देना है, जो भी मतलब सब्जेक्ट है जिस लेटर का, तो इसका विषय क्या है, मोहल्ले की सफाई के लिए है, तो मोहल्ले की सफाई है तो नगर निगम को पत्र, श्रीमान, फिर कॉमा लगाना है, कॉमा लगाना मत भूलना। मैं इस पत्र के माध्यम से चित्रकूट नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी, कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है, यानी कि आप बता रहे हैं कि हाँ हमारी ये समस्या, पूरा समस्या लिख दिए ना हम लोग, ऐसे ही लिखना है सिंपल सा।
आपसे निवेदन है कि जल्दी सफाई करवाएं और दिनांक धन्यवाद भवदी अपना नाम वगैरह आप मत लिखिएगा, डायरेक्ट प्रारूप बस देना है आपको, कुछ चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, इतना कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद भाई आपका एक और इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र है जो कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति है, लोन लेने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। किसी विद्यालय के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए तो भाई यहाँ पर इसको कैसे लिखना, देखो यहाँ पर ये भी मैं तो यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। मैंने आज बहुत ही समझ लीजिए इतना सारा जो लिखा हूँ ना पूरा आपको लगातार समझ लीजिए 2 से ढाई घंटे मेहनत किया हूँ पूरा लिखने में, तो यार और 1 घंटे देखिए बोल रहा हूँ लगातार, तो अब तो आपको हेल्प करना पड़ेगा, देखो आपको हेल्प करना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया मैंने आज। तो चलिए और आपके लिए करता भी रहूँगा यार, क्या ही दिक्कत है, बाकी देखते जाइए। देखो किसी विद्यालय के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए तो वही चीज़ प्रारूप वही रहेगा, सेवा में, फिर यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय, कॉलेज का नाम जैसे राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी मेरठ है ना, कोई भी एड्रेस डाल दीजिए, किसी भी कॉलेज का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विषय लिखना इंपॉर्टेंट है, विषय क्या है, हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु। इसके बाद देखो इसका आपको लिखना है मान्यवर कॉमा लगा के। अब यहाँ से विवरण देना शुरू करना, क्या राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ या मुझे पता चला है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन पत्र के साथ मैं अपने अंक पत्रों की प्रमाण पत्रों आदि की प्रतिलिपियां संलग्न के रूप में जमा कर रहा हूँ, मतलब कि जो आपकी योग्यता है उसको आप जमा कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान करें। बस अपना आप क्या करेंगे, लास्ट में एक थोड़ा सा प्रारूप बना सकते हैं कि मैंने 12th कहाँ से किया, 10th कहाँ से किया, मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब इससे पहले आपने कहाँ पर काम किया, कहाँ पर पढ़ाया किसी कॉलेज में, वो सब चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपका होता है, इसका 6 नंबर यहाँ से आपका मिल जाता है। अब बात कर लेते, देखिए बोलेंगे भैया आवेदन पत्र तो हो गया, अब हमारा एक बड़ा सा टॉपिक आता है, बड़का सा, वो भाई साहब 9 नंबर का निबंध है। निबंध में देखो बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, साहित्य समाज का दर्पण, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, बढ़ती जनसंख्या एवं नियंत्रण। तो मैंने भाई पूरे टॉपिक आपको कराए हैं और ऐसा नहीं है, निबंध भी देखिए पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर लिख के मैंने रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आतंकवाद के ऊपर पूरा निबंध है, ठीक है ना, हर चीज़ें आपके सामने उपलब्ध हैं, ये सब चीज़ें पूरा का पूरा निबंध है, हर एक प्रकार से सब कुछ पूरा हैंड रिटन है, ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ऐसा नहीं है, पूरा मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो भाई 3-3 घंटे लगातार लिखना, हर चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कराना, और इसके बाद आप लोग हेल्प ना करें तो भाई साहब थोड़ा सा दिल से बुरा लगता है, ठीक है ना। और आप अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना यार, आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट आप बताओ कितना रखा जाए, 1000 कर देते हैं ना, तो इतना तो आप करा देंगे है ना भाई, इतना अगर आप करा देंगे तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूंगा और अच्छे वीडियो लाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलें भैया लाइक के लिए क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ भैया मेरा मोटिवेशन, मेरा मनोबल बढ़ता है, मैं आपको बोल दिया 1000 लाइक। ऐसा नहीं कि आप 1000 लाइक कर देंगे तो मुझे रुपए मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लाइक से बिल्कुल रुपए नहीं मिलता है ना। तो आप सिर्फ मोटिवेशन के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो बस कर लीजिएगा। बाकी आज का वीडियो का आपको पूरा PDF और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, ऐसे ही PDF पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक्स भी मिल जाएंगी कुछ सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ये सब 99 रुपये यानी कि 100 रुपये के अंतर्गत ही मिल रहा है। तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9511470534। कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। बाकी इतने में आपको सारी चीज़ें मैं वहां पर दे दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम ऑफर चल रहा है, जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।